हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइज, आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है एज ब्यूटीफुल एज यू। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। एपिसोड की शुरुआत में हम हमारी फीमेल लीड जीशिंग को देखते हैं जो कि रेडी होते हुए अपनी मॉम से बात कर रही थी कि उन्होंने फ्लैट ढूंढ लिया है रहने के लिए और वो उसे अपने बॉयफ्रेंड यी चैंग के साथ डाउन पेमेंट के साथ खरीद लेंगे, जिसे सुनकर उसकी मॉम मैरिज की बात करती है। लेकिन जीशिंग कहती है कि पहले फ्लैट खरीद लेते हैं और मैरिज भी जल्दी ही हो जाएगी। फिर वो अपना सामान लेकर अपनी कैट और लाइव स्ट्रीमर रूममेट को बाय बोलकर ऑफिस के लिए निकल जाती है। जिसके बाद हम यहाँ से एक फ्लाइट का सीन देखते हैं जिसमें एक पर्सन जिसका नाम मिस्टर वांग है वो किसी मिस युवान से फ़ोन पर बात कर रहा होता है कि डोंगियन मेडिकल आपका है और हानतिंग तो बस अभी अब्रॉड से आया है, उसे कुछ भी नहीं पता होगा, वो ज़्यादा दिन तक यहाँ पर अपनी पोजीशन नहीं संभाल पाएगा। तभी उसके साइड में आकर कोई ब्लैक कोट में बैठ जाता है और जैसे ही वो फ़ोन रख कर देखता है तो वो हानतिंग था जो कि हमारा मेल लीड है। वो उसे यहाँ पर किसी प्रॉपर्टी के परचेज के एग्रीमेंट देकर कहता है कि मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। असल में इस डॉक्यूमेंट में ये होता है कि किसी आदमी ने यूरोप के अंदर उसे बहुत ही कम प्राइस में एक मेंशन बेचा होता है। हानतिंग बोलता है कि वो सिर्फ ये चाहता है कि वो लोग उसे सपोर्ट करें, तो आगे डोंगियन मेडिकल के प्रॉफिट से वो ऐसे कई सारे मेंशन खरीद सकता है। जो सुनकर वांग यहाँ पर हान की बात मान लेता है। दूसरी तरफ हम जीशिंग को देखते हैं। वो ऑफिस जाने के लिए जैसे मेट्रो स्टेशन पर पहुँचती है तो उसे पता चलता है कि वो स्टेशन तो बंद है। टैक्सी के लिए भी बहुत ज़्यादा वेटिंग थी और उसे ऑफिस जाने के लिए देरी भी हो रही थी, इसीलिए वो साइकिल पर बैठकर ही ऑफिस जाने का डिसाइड करती है। यहाँ से फिर हम युआन को देखते हैं जो कि हानतिंग की कज़न होती है। वो उसे कॉल करके बोर्ड मीटिंग में टाइम पर आने के लिए कहती है, पर तभी उसका सेक्रेटरी उसे आकर बोलता है कि मिस्टर वांग नहीं आ रहे हैं। हान बोलता है कि मैं फ़ोन रखता हूँ क्योंकि अब तुम्हारा काम बढ़ने वाला है, तुम्हें लगता है लोगों को बहुत सारे कॉल करने पड़ेंगे। फ़ोन रखकर हम देखते हैं कि वो कार के अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहा था तो उसका सेक्रेटरी उसे कहता है कि आप इतने टाइम बाद शिंगनन वापस आ रहे हो और आपकी ग्रैंडपा आपको जर्मनी से डोंगियन के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इस बोर्ड मीटिंग में भला आप क्यों नहीं आए। वो अब डॉक्यूमेंट्स देखते हुए कहता है कि मैं अगर इस बोर्ड मीटिंग में खुद से डायरेक्टर को नहीं संभाल सकता तो ग्रैंडमा मुझे सीईओ क्यों बनाते। वो बोलता है कि मैंने जांगदी को बोल दिया है कि मैं उसकी कंपनी गुआंगुआ में आ रहा हूँ, जिसके लिए सेक्रेटरी हाँ बोलता है। इधर सिग्नल पर जीशिंग के उसके कलीग का कॉल आता है कि कंपनी में इन्वेस्टर आ गए हैं और डायरेक्टर लिन तुम्हारा ये आइडिया प्रिंट करके यूज़ करने वाले हैं लगता है। जो सुनकर जीशिंग बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैंने उसके अंदर एक ट्रैप भी डाला है, उसमें मेरा आइडिया ये प्रूफ करने के लिए और मैं जल्दी ही आ जाऊंगी। अब जैसे ही वो रोड क्रॉस कर रही होती है तभी एक साइकिल वाला फ़ोन पर बात करते हुए उसे टकरा जाता है, जिससे कि वो एक बाइक वाले से टकरा जाती है और वो बाइक वाला हानतिंग की गाड़ी से, जो देखकर सेक्रेटरी गाड़ी से बाहर निकलकर उस बाइक वाले से कंपनसेशन पे करने के लिए बोलने लग जाता है, पर वो मना कर रहा था कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं। तभी जीशिंग भी वहाँ पर आकर बताने लग जाती है कि ये सब किसी और की वजह से हुआ है, लेकिन उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो हाफ पे करेगी। तभी हान अपनी कार के अंदर से उसे देखता है और उसके पास्ट का फेस याद करके कहता है कि अरे ये तो वही है। जीशिंग भी यहाँ पर बोलती है कि मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर देकर चाहती हूँ और तुम मुझे कंपनसेशन कितना पे करना है ये बता देना। हान भी यहाँ पर अपने सेक्रेटरी सॉन्ग को नंबर लेकर उन्हें जाने के लिए कहता है। जो सुनकर जीशिंग बड़े गौर से कार के अंदर देखने की कोशिश करती है, लेकिन वो देख नहीं पाती कि अंदर कौन है। अगले सीन में अब गुआंगा टेक्नोलॉजी की मीटिंग होती है जहाँ पर वो लोग एक डेंटल रोबोट को टेस्ट करके देख रहे होते हैं। यहाँ पर हानतिंग भी बैठा हुआ था। एम्प्लॉय अपने टीथ का डायग्नोसिस अपने सामने करके दिखाता है और उसने जो मेडिकल रिपोर्ट कुछ दिन पहले हॉस्पिटल से किया था वो भी दिखाता है जो कि सेम था। तभी जीशिंग लेट होने की वजह से वहाँ पर पीछे आकर बैठ जाती है और यहाँ पर वो एम्प्लॉय जीशिंग का ही पूरा प्लान बोल रहा होता है, लेकिन जीशिंग ने बीच में एक एल्गोरिदम पीपीटी डाला हुआ था जिसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता था, जिसे वो स्किप करने की कोशिश करता है। पर हानतिंग उसे ये चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए कहता है तो वो बहाना बनाने लग जाता है। जो सुनकर हानतिंग कहता है कि ये प्रोजेक्ट तुमने नहीं बनाया है और जिसने उसे बनाया उसे बुलाने के लिए कहता है। इसीलिए अब जीशिंग सामने आती है जहाँ पर जैसे ही वो हानतिंग को देखती है तो वो एकदम शॉक रह जाती है, पर फिलहाल के लिए वो अपने काम पर फोकस करती है। वो अच्छे से सारी चीज़ें एक्सप्लेन करती है अपने प्रोग्राम के बारे में, जिसे देखकर हानतिंग को पुरानी मेमोरी याद आ जाती है जब जीशिंग ऐसे ही स्पीच दे रही थी और वो एक टीम में थे किसी एआई प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। अब जैसे ही वो सब कुछ एक्सप्लेन कर देते हैं तो हानतिंग बिना उसकी तरफ देखे और उसे रिकॉग्नाइज किए बिना ही वहाँ से उनकी बॉस जांगदी के साथ चला जाता है। जब जीशिंग अपने डेस्क पर आती है तो उसकी कलीग उसको प्रेज करती है, लेकिन जीशिंग अभी भी हानतिंग के बारे में ही सोच रही थी। वो उसके बारे में इंटरनेट पर सर्च करती है और सोचती है कि ये सीईओ बनने के बाद मुझे भूल गया है। तभी उसे जीजाओ का कॉल आता है कि मैं तुम्हारी कंपनी के पास एक कैफ़े में हूँ। वो उसे वहाँ पर बुलाता है तो जीशिंग मान जाती है। इधर हानतिंग जांगदी के ऑफिस में बैठकर उस प्रोजेक्ट को देख रहा होता है जहाँ पर वो उसे कहती है कि ये बे रोबोट तुम्हारे जर्मनी वाले एजम्पशन की तरह ही लगता है ना, जिस पर वो हाँ कहता है।
जैंगदी यहाँ पर उससे पूछती है कि क्या आज तुम मेरे साथ डिनर के लिए चलोगे, पर वो कहता है कि मुझे मिस्टर ली से मिलने के लिए जाना है और उसे 8 बजे किसी शिंगवान क्लब में आने की बात करके चला जाता है। वहीं जीशिंग जीजा उसे कैफे में जाकर मिलती है और उसने उसके लिए स्टार्टअप के लिए एक बहुत ही अच्छा प्लान भी बनाया हुआ था और अपना आइडिया भी बताती है कि वो क्या क्या कर सकता है, जो सुनकर वो उसे अपने साथ ज्वाइन करने के लिए कहता है, पर वो मना कर देती है। वो कहती है कि मैं इसके लिए रिस्क नहीं ले सकती, मुझे फ्लैट खरीदना है। तो वो उसे फिर से मनाने की कोशिश करता है। वो बोलता है कि तुम जब इस प्लान में अपने आइडियाज़ डाल रही थी तभी मुझे तुम्हारा पैशन फील हुआ, और क्या तुम हमेशा ही एक लाइफ टाइम एम्प्लॉय बनकर रहना चाहती हो। अब वो इससे पहले कुछ बोल पाती तभी उसे जैंगदी का कॉल आ जाता है। वो उसे बोलती है कि शाम को मुझे अपने लोकेशन सेंड करना, मैं तुम्हें किसी इंपॉर्टेंट पर्सन से मिलवाने के लिए लेकर चलूँगी और थोड़े अच्छे से ड्रेसअप होकर आना, जिसके लिए शिंग खुश होकर हाँ बोल देती है। अब वो घर जाकर अपनी रूममेट से अपना मेकअप करवाती है। वो यहाँ पर सोचते हैं कि बॉस उसे बाहर लेकर जा रही है तो आज की प्रेजेंटेशन की वजह से खुश होगी। तभी उसकी फ्रेंड लिली भी वहाँ पर एकदम स्वैग के साथ एंटर करती है। जयशिंग उसे डिनर के लिए रेडी करने में हेल्प करने के लिए बोलती है और अपनी बॉस के बारे में भी बताती है कि वो ऑलमोस्ट हमारी एज की है लेकिन उसकी खुद की कंपनी है। तो लिली बोलती है कि ठीक है, मुझे समझ में आ गया है। वो उसे अपने मेकअप क्लीन करने के लिए कहती है और यहाँ तक कि उसकी ड्रेस भी चेंज करवा देती है। रात को अब अच्छे से रेडी होकर जिशिंग रोड पर जैंगदी का वेट कर रही थी। तभी वो वहाँ पर उसे पिक करने के लिए आ जाती है, जहाँ वो उसे बोलती है कि तुम कंपनी के अंदर 3 साल से काम कर रही हो ना, जिस पर वो हाँ कहती है। जहाँ पर वो उसे प्रोजेक्ट बे के लिए प्रपोज करती है और बोलती है कि हम जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ पर अच्छे से बिहेव करना, वहाँ पर तुम रेने हॉस्पिटल के चेयरमैन को हमारे प्रोजेक्ट के बारे में बताना और उनसे कॉपरेशन के लिए अप्रूव करवाने की कोशिश करना। अगर तुमने कर लिया तो तुम्हारा बोनस डबल हो जाएगा। जो सुनकर जिशिंग खुश होकर हाँ बोलती है। इसके बाद हम क्लब में कुछ लोगों को कार्ड खेलता हुआ देखते हैं, जिसके अंदर हानतिंग भी होता है। जहाँ उसे सपोर्ट करने के लिए मिस्टर ली बोलता है कि तुम्हें तुम्हारी कज़न के साथ मिलकर काम करना चाहिए ना, जिससे हम इन्वेस्टर को अच्छा फ़ायदा होगा। दूसरे लोग भी यहाँ पर उसे सपोर्ट करते हैं और खेलने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर जैंगदी जिशिंग को लेकर आ जाती है, जहाँ पर वो हानतिंग को देखकर फिर से शॉक हो जाती है। हानतिंग भी उसे देखकर हैरान था, पर वो कोई भी रिएक्शन नहीं देता। जैंगदी अब यहाँ पर जिशिंग को सभी लोगों से इंट्रोड्यूस करवाती है कि ये उसकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी एम्प्लॉय है और उसे मिस्टर जाओ की साइड में बैठा देती है। जहाँ पर इन सब लोगों के बीच में जिशिंग को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी लग रहा था, लेकिन वो फिर इन लोगों के साथ कार्ड खेलना शुरू कर देती है। जाओ को तो यहाँ पर कार्ड समझ नहीं आ रहे होते, इसलिए अब उसकी जगह पर जिशिंग खेलती है, जहाँ आखिर में उसके पास एक ही कार्ड बचा हुआ था, जो देखकर हानतिंग पुराने टाइम को याद करने लग जाता है, जब वो लोग हाई स्कूल के टाइम पर एक साथ कार्ड खेल रहे थे। उस वक्त भी जिशिंग हारने वाली थी, लेकिन फिर भी वो काफ़ी कॉन्फिडेंटली बिहेव कर रही थी। यहाँ पर भी ऐसा ही होता है, इसीलिए उसे जिताने के लिए हानतिंग अपने कार्ड्स गिव अप कर देता है, जो चीज़ जैंगदी भी देख लेती है। वो यहाँ पर जिशिंग को देखकर स्माइल करती है और बोलती है कि वो लक से जीत गई है। तभी जाओ बोलने लग जाता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। ये बोलकर जिशिंग के शोल्डर पर हाथ रखता है, पर वो उसका हाथ हटा देती है। हानतिंग भी ये चीज़ नोटिस कर लेता है। वो जाओ को बोलता है कि तुम अभी लकी जगह पर बैठे हो ना, इसीलिए जीत रहे हो, चलो मेरे साथ सीट एक्सचेंज करो। ये बोलकर वो बाहर चला जाता है, जिसके पीछे जैंगदी भी आती है, जहाँ हानतिंग उससे कहता है कि तुम अपने एम्प्लॉय के भरोसे ये प्रोजेक्ट करना चाहती हो क्या, जिस पर वो बोलती है कि वो सिर्फ कंपनी को मैनेज करती है, पर प्रोजेक्ट वगैरह के बारे में एम्प्लॉयज़ ही ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, इसीलिए वो यहाँ पर इसके बारे में इंट्रोड्यूस कराने के लिए जिशिंग को लेकर आई है। इधर जिशिंग अपने रोबोट के बारे में सभी को बता रही होती है, लेकिन कोई भी ध्यान नहीं देता। तभी वो जाओ के फ़ोन पर एक कार्टून का कवर नोटिस करती है और बताने लग जाती है जैसे उस कार्टून में वो एक ही बार में सब कुछ स्कैन कर लेता है, वैसे ही हमारा रोबोट भी है। जो सुनकर सभी लोग उसकी बातों में काफ़ी इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो वो उन्हें काफ़ी अच्छे सारी चीज़ें बताने लग जाती हैं। इधर हानतिंग जैंगदी से जिशिंग को यहाँ से भेजने के लिए कहता है कि ये प्राइवेट मीटिंग है और उसे पसंद नहीं है कि स्ट्रेंजर्स यहाँ पर हो, जिस चीज़ के लिए हाँ बोलती है और अंदर आ जाती है। इधर जाओ से बोलता है कि ये प्रोजेक्ट तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और वो इस बारे में अपने डैड को ज़रूर बताएगा। तभी जैंगदी जिशिंग को बुला लेती है और उसे टैक्सी लेकर घर जाने के लिए कहती है, जो सुनकर वो थोड़ी सैड हो जाती है कि वो अपनी कॉपरेशन के लिए उसे मनाने ही वाली थी, जिसकी वजह से उसे बोनस मिलता, लेकिन वो कुछ नहीं बोलकर यहाँ से चली जाती है। अब थोड़ी देर बात करने के बाद ये सब लोग भी यहाँ से जाने के लिए निकलते हैं और जाओ जैंगदी से कहते हैं कि हम कॉपरेट करेंगे, लेकिन अगली बार जिशिंग को लेकर आना, जिस चीज़ के लिए जैंगदी मान जाती है। तो हानतिंग स्माइल करने लगता है। अब सभी लोग ही जाने के बाद जैंगदी उससे कहती है कि क्या मेरे साथ बाहर चलोगे, मुझे तुमसे ना कुछ बोलना है, लेकिन वो टायर्ड होने का कहकर यहाँ से चला जाता है।
जहाँ पर हम सांगदी की ऐसी हरकतों से समझ पाते हैं कि वो ज़रूर हानतिंग को पसंद करती है। हानतिंग तो अब यहाँ से किसी लाउजी वॉन्टॉन शॉप के अंदर जाता है, जहाँ कॉर्नर उसे कहता है कि अरे तुम चाइना वापस आ गए। फिर वो यहाँ पर कोरिएंडर वॉन्टन ऑर्डर करता है। तभी वहाँ पर जो उसके साथ कार्ड खेल रहा था उसमें से एक पर्सन यहाँ पर आता है जो कि उस क्लब का ओनर था, जहाँ पर वो बोलता है कि मिस्टर ली तुम्हारे कज़न के साथ क्लोज है और उन्होंने तुम्हें परस्यूट करने के लिए बुलाया था क्योंकि तुम बोर्ड मीटिंग में नहीं आए थे। पर इससे हानतिंग को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। वो बोलते हैं कि अगर उन सब लोगों को पता चल गया कि शिंगयू क्लब के रियल ओनर तुम हो और मैंने सिर्फ उसमें छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट की है तो ये सब कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा ना। अब हानतिंग उसे एफर्ट्स के लिए थैंक यू कहता है और वो उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स देकर कहता है कि कल बिना चिंता के बोर्ड मीटिंग में जाना। वो बोलता है कि हमारी हैनाई टेक्नोलॉजी के एफर्ट्स भी वर्थ होंगे और तभी उससे पूछता है कि तुम उस लड़की जिशिंग को जानते हो क्या, वरना तुम मुझसे इस तरीके से गेम में नहीं हारते। तो हान यहाँ पर वॉन्टन खाते हुए कहता है कि वो कॉलेज फ्रेंड है। दूसरी तरफ शेंग अपने रूममेट्स के साथ गर्मी नूडल्स खाते हुए चिल्लाते हुए बताती है कि कॉलेज में एक प्रोजेक्ट में मैंने हानतिंग के साथ काम किया था जिसके लिए हम नेशनल अवार्ड भी जीते थे और अभी देखो कैसे प्रिटेंड कर रहा है कि मुझे जानता भी नहीं है। मुझे उस क्लब के अंदर से बाहर भी फेंक दिया। माना कि जर्मनी से आने के बाद वो काफ़ी इम्प्रेसिव बॉस बन गया है, पर मुझे जानना कि इतनी शर्म की बात है। जिसकी बातें सुनकर उसके दोनों फ्रेंड्स हंस रहे होते हैं, जहाँ पर उसकी रूममेट पूछती है कि तुम्हारे पहले कैसे रिलेशनशिप थे। तो जिशिंग याद करती है कि वो दोनों कैसे मिले थे जब वो रोबोट्स पर काम कर रहा था और वो उससे वहाँ पर मिलने के लिए आई थी। वो उसे बताती है कि हम तो सिर्फ यूनिवर्सिटी के फेलो थे। साथ ही वो ये भी बताती है कि उन दोनों के मेजर अलग थे, वो सिर्फ कंपटीशन के लिए साथ में काम कर रहे थे और उनका ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हुआ था। दूसरी तरफ हानतिंग भी शाओ को याद करके बताता है कि नेशनल अवार्ड जीतने के बाद उन लोगों ने साथ में डिनर करने का प्लान किया था, तो इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा खुश था और वो घर पर जाकर प्लान कर रहा था कि वो कैसे उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताएगा और उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए पूछेगा। लेकिन तभी उसके ग्रैंडपा वहाँ पर आकर कहते हैं कि तुम जर्मनी में स्टडी करने के लिए जा रहे हो, अभी पैकिंग कर लो, हम थोड़ी फ्लाइट के लिए निकल रहे हैं। जो सुनकर वो सैड होकर जिशिंग को टेक्स्ट करता है कि वो जर्मनी जा रहा है, वो वेकेशन से वापस आएगा तो उनसे बाद में मिलेगा और वो लोग टच में रहेंगे। शाओ उससे पूछता है कि तो उसने रिप्लाई क्या दिया, पर हानतिंग बताता है कि उसने कभी रिप्लाई किया ही नहीं। इधर जिशिंग भी अपने दोस्तों को बता रही होती है कि वो हमारे साथ उस टाइम डिनर करने के लिए नहीं आया और ना ही उसने कोई मैसेज किया, उसके लिए हम लोग इतनी देर तक वेट करते रहे। अभी मुझे ना पहचानने का नाटक कर रहा है और मुझे मीटिंग से भी बाहर फेंक दिया। जो सुनकर शाओमिंग उससे कहती है कि क्या तुम दोनों के बीच में कोई फीलिंग थी, पर वो बोलती है कि अपने दिमाग से ये सब निकाल दो। इधर शाओ हानतिंग से कहता है तुम अभी उसे ना पहचानने का इसीलिए नाटक कर रहे हो ना, क्योंकि तुम उसे इन सब चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व नहीं करना चाहते। और जब तुमने देखा कि कैसे जिशिंग जाओ के साथ अनकंफर्टेबल हो रही है तो तुमने उसे वहाँ से भेज दिया। अब घर आकर जब वो शार ले रहा था तो उसे शाओ की बातें याद आती हैं कि तुम उसे पसंद करते हो ना, पर उसे फालतू के ड्रामा देखकर ये सब बातें इमेजिन करने से मना करता है और बोलता है कि मेरी तो एक ही हॉबी है। साथ ही वो ये भी बोलता है कि उसको तो कितना टाइम हो गया है, वो तो मुझे पसंद भी नहीं करती थी और उसने मेरा टेक्स्ट का रिप्लाई भी नहीं किया। तो शाओ से बोलता है कि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उसे तुम्हारा टेक्स्ट मिला ही ना हो। और जब वो शावर लेकर आता है तो जो कॉन्टैक्ट नंबर उसके सेक्रेटरी ने लिया था वो उसे जिशिंग को मैसेज करता है कार्ड डैमेज के लिए कहकर, जो देखकर वो थोड़ी सैड होकर उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करती है। अब हानतिंग तो यहाँ पर उसे बताने ही वाला होता है कि वो कौन है, लेकिन वो नहीं बताता और जिशिंग उसका कॉन्टैक्ट एडिटर के नाम से सेव करके कार रिपेयर के पैसे देने के बारे में सोच रही होती है। वो पोलाइटली मैसेज करके सॉरी बोलती है कि मेरी वजह से तुम्हारे बॉस लेट तो नहीं हुए। ये देखकर हानतिंग स्माइल करके कहता है कि सब ठीक था। वो पूछती है कि मुझे कितना पे करना पड़ेगा। वो बोलता है कि मेरे बॉस अच्छे इंसान है, ज़्यादा पैसे नहीं मांगेंगे। तो इसके लिए वो उसे थैंक यू कहती है कि तुम्हारे बॉस ऐसे ही रिच बने रहे। उसके ऐसे मैसेज देखकर हानतिंग भी स्माइल कर रहा था। अगले दिन अब जब शेंग ऑफिस के अंदर काम कर रही होती है तो उसकी कलीग मैंग उसे कहती है कि हमारे इन्वेस्टर हानतिंग इसी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर रहते हैं, कितना अच्छा होगा ना अगर हम उनसे मिले तो, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। पर जिशिंग मना करती है। तभी वहाँ पर आकर कोई बोलता है कि अब हम रेने हॉस्पिटल के साथ कोऑपरेट करने वाले हैं, जिसकी सेलिब्रेशन के लिए इस वीकेंड पर पार्टी है और हम सेल्स डिपार्टमेंट डायरेक्टर जू के साथ काम करेंगे, जो कि उसके साइड में ही होता है। ये सुनकर जिशिंग बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। जिसके बाद हम बोर्ड मीटिंग का सीन देखते हैं जहाँ पर युआन हनाई टेक्नोलॉजी के बारे में बुराई करती है कि उस कंपनी पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तभी वहाँ पर हानतिंग आ जाता है, जिसे देखकर उसमें से एक इन्वेस्टर बोलता है कि तुम इतने सालों बाद चाइना वापस आए हो, तुम्हें चाइनीज़ मार्केट का इतना पता नहीं होगा, इसलिए तुम्हें अपनी कज़न की एडवाइस लेनी चाहिए और खुद से डिसीजन लेने के लिए मना करता है। जो बात सुनकर युआन तो काफ़ी खुश हो रही थी, पर तभी उनमें से एक इन्वेस्टर मिस्टर वांग बोलता है कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये कंपनी का ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कमाना है। अगर हानतिंग ऐसा करता है तो मुझे उसके साथ जाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है,
जिस चीज़ के लिए हानतिंग हाँ बोलकर उन्हें कहता है कि मैंने आप लोगों के लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। ये बोलकर उन्हें स्क्रीन पर दिखाता है कि जब मैं जर्मनी में था तो मैंने ग्वांगझो में इन्वेस्ट किया था, जिसकी मदद से उन लोगों ने बे रोबोट बनाया है जिसके साथ शिंगांग हॉस्पिटल कॉपरेट कर रहा है और इंस्टीट्यूट भी इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। मैं अब डोंगयांग मेडिकल का भी CEO हूँ, तो मैं उसे इसके साथ मर्ज करा दूंगा जिससे हमारा स्टॉक प्राइस इंक्रीज होगा। ये सुनकर सभी लोग शांत रह जाते हैं क्योंकि उसका प्लान बहुत ही बढ़िया था। यहाँ से हम वापस से जिशिंग के ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ पर जाओ ने उसके लिए फ्लावर्स भेजे हुए थे। उसके अंदर एक नोट भी था जिसे एक एम्प्लॉय पढ़ने लग जाता है कि कल रात तुमने मेरे ऊपर बहुत ही अच्छा इंप्रेशन छोड़ा और उसे वापस से मिलने के लिए बोलता है। जो देखकर डायरेक्टर जो कहता है कि अच्छा ये डील जांग दी ने नहीं बल्कि तुमने करवाई है। सच में तुम्हारे पास तो बहुत सारी ट्रिक्स हैं। पर वो उसे समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जांग दी उसे एक जगह पर डिनर के लिए गई थी जहाँ पर उसे उनके बे प्रोजेक्ट के बारे में समझाना था। वहीं से उन्हें डील मिली। सीना वापस से मीटिंग का आता है जहाँ पर हानतिंग बताता है कि वो AI और GPT की थर्ड प्रिंटिंग के साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। जो सुनकर एक इन्वेस्टर कहता है कि इसके लिए तो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा। तो हानतिंग बोलता है कि वो किसी स्टैंडर्ड डिवाइस का प्रोडक्शन बंद करना चाहता है। जो सुनकर युआन बोलती है कि मुझे पता है कि ग्रैंडपा को तुमसे बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है, पर तुम उस प्रेशर में आकर हम जिस चीज़ में अच्छे हैं उसे बंद नहीं कर सकते। तभी वांग बोलता है कि हानतिंग सही बोल रहा है, हमें अपग्रेड करना चाहिए। जो सुनकर दूसरा इन्वेस्टर बोलता है कि 3D प्रिंटिंग जैसी चीज़ें हानाई टेक्नोलॉजी कर सकती है, लेकिन उसे कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो हानतिंग बोलता है कि मैं 2 साल में डोंगयान के स्टॉक प्राइस डबल करा दूंगा और अगर नहीं कर पाए तो मैं ये जॉब छोड़ दूंगा, क्योंकि हानाई टेक्नोलॉजी भी उसी की कंपनी थी जो बात किसी को भी पता नहीं थी, जिस सबके लिए अब हान मान जाती है। फिर हम जिशिंग को देखते हैं जो कि अपने डायरेक्टर चन के पास जाती है बताने के लिए कि उसे जांग दी क्यों लेकर गई थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि डायरेक्टर चन को बुरा लगे। तो बोल देता है कि हाँ मुझे पता है कि जांग दी जानती है कि मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी होता हूँ, तो वो तुम्हें लेकर गई। वो फिर उसे ईयर एंड अप्रेजल के लिए बात करने के लिए कहता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे प्रमोशन के लिए भी बात करूँगा। जो सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि मैं रोबोट बे के सेकंड फेज़ के लिए आपको प्रपोजल शो करूँगी। वो उसे प्रेस करता है इतने अच्छे से काम करने के लिए और उसे एश्योरेंस देता है कि तुम्हें सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क किया है तो बोनस भी तुम्हें ही मिलेगा, जिसके लिए वो उसे थैंक यू बोलकर चली जाती है। जिसके बाद हम हानतिंग को देखते हैं जो कि स्ट्रे कैट्स को खाना खिलाते हुए याद करता है कि पास में जब ऐसे ही किसी स्ट्रे कैट को देखकर शिंग उसे पालने के लिए अपने साथ ले लिया था। दोनों ने मिलकर उस कैट का नाम दाओवांग रखा था। तभी वहाँ पर शाओ आ जाता है और बोलता है कि तुम अभी इतने काम होकर कैट को खाना खिला रहे हो, भला ऐसे कैसे हो सकता है। हानतिंग उसे बोलता है कि वो फिलहाल हानाई की बात अभी सीक्रेट ही रखना चाहता है और बोलता है कि हम आराम से डोंगयान को ऊपर लेकर आ जाएंगे और मेडिसिन डिवाइसेस बनाएंगे हानाई की हेल्प से। तभी शाओ कहता है कि तुम जर्मनी में भी कैट को खाना खिलाते थे और यहाँ पर भी। तो बताता है कि कॉलेज में वो किसी स्ट्रे कैट को फूड खिलाता था। जो सुनकर शाओ बोलता है कि तुम ज़रूर जिशिंग के साथ उस कैट को खाना खिलाते होगे ना, पर वो उससे इस बारे में बात नहीं करना चाहता था, इसीलिए उसे बोरिंग बोलकर चला जाता है। वहीं शिंग अपने डेस्क पर यूचेंग के साथ वीडियो कॉल कर रही होती है कि वो कब वापस आ रहा है और दोनों फ्लैट खरीदने की बात कर रहे थे। तभी यूचेंग को उसकी मॉम का मैसेज आता है जो कि उसे कॉल करने के लिए बोलती है, इसीलिए वो कॉल कट कर देता है। अगले सीन में हम शिंग को उसकी फ्रेंड्स के साथ घर पर देखते हैं जहाँ पर वो लोग एक ब्लैक ड्रेस को बहुत ही ध्यान से देख रहे थे। लिली बताती है कि ये मेरी सबसे ज़्यादा अच्छी ड्रेस है और तुम इसे ही पहनकर पार्टी में जाना। फिर वो उसे खींचकर तैयार करने के लिए लेकर चले जाते हैं। अब जब वो पार्टी में आती है तो हम देखते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रही थी। वो अब यहाँ पर अपने कलीग से जाकर मिलती हैं। तभी वहाँ पर हानतिंग जैंग दी के साथ आता है। जैंग दी स्टेज पर आकर सभी को थैंक यू बोलकर हानतिंग को स्पीच देने के लिए बोलती है। तो बोलता है कि 6 साल पहले जब उसके बे प्रोजेक्ट पर कोई भी बिलीव नहीं करता था, पर जैंग दी और उसके सारे एम्प्लॉय ने उसे पूरा करके दिखाया है, इसीलिए वो उन्हें थैंक यू बोलता है। जैंग दी अभी यहाँ पर बताती हैं कि कैसे 10 साल पहले हानतिंग और मैं साथ में कॉलेज में थे, उसी की वजह से मैं आज इस कंपनी को स्टार्ट कर पाई हूँ। जो देखकर जिशिंग सोचती है कि ये दोनों तो एक दूसरे को कितने टाइम से जानते हैं। अब यहाँ पर मिस्टर ली जो कि हानतिंग की साइड में खड़ा हुआ था, वो बोलता है कि तुम दोनों बहुत ही अच्छे कपल लगते हो, जिसकी इस बात पर हानतिंग उसे घूर कर देखता है तो कहता है कि अरे मैं काम के मामले में बोल रहा था। इधर जिशिंग जब स्नैक्स ले रही थी तभी वहाँ पर जाओ आकर उसे वाइन पीने के लिए बोलने लग जाता है और पूछता है कि मैंने जो फ्लावर्स तुम्हें भेजे थे वो तुम्हें मिले क्या, इस पर वो हाँ बोलती है। अब वो उसे बे प्रोजेक्ट के लिए आगे कम्युनिकेट करने के लिए बोलता है, लेकिन तभी वहाँ पर हानतिंग आकर कहता है अगर वो ये काम करेगी तो भला कंपनी इतने टाइम तक कैसे टिक पाएगी। जैंग दी भी अब यहाँ पर कहती है कि उसने सही कहा, आगे की कम्युनिकेशन के लिए आप डायरेक्टर जू से बात करना, और जिशिंग वहाँ से चली जाती है जिसे हानतिंग देखे ही जा रहा था। तभी उसे शाओ का कॉल आता है ये बताने के लिए कि उसने डॉक्टर जियांग को डॉक्टर क्लाउड की इन्फॉर्मेशन ईमेल कर दी है और उसे पसंद भी आया है। तो 2 घंटे में वो स्विट्जरलैंड जा रहा है, मैं अभी एयरपोर्ट जा रहा हूँ।
मैं तुम्हें वहीं पर बुला लूंगा उससे बात करने के लिए। तभी वो शिंग को एक मॉडल रोबोट के पास देखता है और उससे बात करने लग जाता है, लेकिन जैसे वो उसे कुछ बोलने वाला था तभी वहाँ पर जैंग दी आ जाती है, जहाँ वो शिंग से बोलती है कि वो बहुत ही प्रिटी लग रही है और हान को लेकर अंदर चली जाती है। इधर दोनों डायरेक्टर चेन और जू बात कर रहे थे कि वो प्रमोशन किसको देने वाला है। तो चेन कहता है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि वो उसे लिंदन को देने वाला है क्योंकि वो उसका ब्रदर इन लॉ है। अब वो वॉशरूम से बाहर आकर बात कर रहे होते हैं कि शिंग एक छोटी सी लड़की है, उसे मैंने कहा कि मैं उसे प्रमोशन दूंगा तो उसने सच में मान लिया और फिर से काम के अंदर लग गई, लेकिन मैं भला उसे मुझे कैसे रिप्लेस करने दे सकता हूँ। जो सब कुछ जीशिंग सुन लेती है और काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है कि कैसे ये लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। अब जब वो बाहर होती है तभी जो उससे रोककर बात करने के लिए कहता है, लेकिन शिंग कहती है कि उसे पार्टी में जाना है, पर वो उसे रोककर बोलता है कि तुम इतनी ब्यूटीफुल हो और तुमने इतने अच्छे से जाओ को हैंडल कर लिया तो तुम सेल्स डिपार्टमेंट में आ जाओ, मैं तुम्हें और भी अच्छे क्लाइंट्स दिलाऊंगा। पर जब वो मना करके जा रही होती है तो वो उसकी बैक पर स्पैंक करता है। ये देखकर जीशिंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो चिल्लाकर उसे बोलती है कि तुम मुझे इस तरीके से हैरास नहीं करते और पुलिस को कॉल करने की बात करती है। पर वो कहने लग जाता है कि तुम इतनी रिवीलिंग ड्रेस पहनी हुई है, तुम भला मुझे सेड्यूस करना चाहती हो। ये बोलकर वो जा रहा होता है पर शिंग उसे पकड़ने की कोशिश करती है, जिससे कि वो उसे धक्का दे देता है। अब जब वो पुलिस को कॉल कर रही थी तभी हानतिंग वहाँ से एयरपोर्ट के लिए निकल रहा होता है। इसी बीच चैन आकर जैंग को बताता है कि जीशिंग ने क्या किया है, तो वो उसे किस तरीके से जीशिंग को मनाने के लिए बोलती है ताकि वो ये सब मैटर प्राइवेटली हैंडल कर सके, क्योंकि पार्टी में बहुत सारे लोग आए हुए थे। इधर जीशिंग जब पुलिस को अपना स्टेटमेंट दे रही थी तो हानतिंग दूर से सारी चीज़ें सुन लेता है। तभी बीच में चैन आकर कहता है कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग है और शिंग को शांत होने के लिए बोलता है। ये सुनकर वो गुस्सा हो जाती है और पुलिस से कहती है कि वो मॉनिटर रूम में जाकर चेक करना चाहती है। इसीलिए हान अपने असिस्टेंट को वहीं पर छोड़कर क्या हुआ उसे उस पर ध्यान देने के लिए कहता है और खुद वहाँ से एयरपोर्ट जाने के लिए निकल जाता है। फिर जब ये लोग सीसीटीवी का फुटेज देखते हैं तो बीच में एक डेकोरेशन ट्री आने की वजह से कुछ भी क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा था। इसीलिए ऑफिसर बोलता है कि अगर जो लोग वहाँ पर मौजूद थे अगर उन्होंने कुछ नहीं बताया तो वो लोग कुछ नहीं कर सकते। ये सुनकर जू तो खुश हो रहा होता है और अपने आप को डिफेंड करता है कि उसने कुछ भी नहीं किया, ये ना झूठा उस पर इल्ज़ाम लगा रही है। वो जीशिंग को सू करने के लिए कहते हैं, उसकी रेपुटेशन खराब करने के लिए। जो बात सुनकर असिस्टेंट सॉन्ग हानतिंग को इन्फॉर्म करता है तो वो उसे कुछ बताता है कि अब उसे क्या करना है। अंदर चैन और जू दोनों ही एक्टिंग कर रहे होते हैं, जहाँ पर जू उसे कहता है कि ऑफिस में सबके सामने उसे माफ़ी मांगने के लिए, पर शिंग चिल्लाकर मना कर देती है। तभी वहाँ पर सॉन्ग आता है और ऑफिसर को बताता है कि इस होटल के अंदर सर्विस रोबोट है जिसके अंदर कैमरा लगा हुआ है। उस जगह पर भी एक रोबोट मौजूद था जहाँ पर ये सब कुछ हुआ है। उसने टेक्निकल टीम को बोल दिया है कैमरा के फुटेज निकलवाने के लिए, जिसके अंदर थोड़ी देर लगेगी। और जू से बोलते हैं कि अगर तुमने उसे सच में हरास किया है तो अभी बता दो, वरना वीडियो आने के बाद तो तुम्हारे पर और भी ज़्यादा चार्जेस लगेंगे। जो सुनकर वो काफ़ी डर जाता है। दूसरी तरफ पार्टी के अंदर लॉटरी विनिंग का गेम चल रहा था। तभी चेन जैंग को मैसेज करके बताता है कि असिस्टेंट सॉन्ग ने जीशिंग की मदद की, जिसकी वजह से जू ने अपना क्राइम कन्फेस कर लिया है और ऑफिसर उसे लेकर जा रहे हैं। इसीलिए वो भी बाहर आकर ये सब करने के लिए ऑफिसर को थैंक बोलती है और जीशिंग को कंसोल करने का नाटक करती है कि मैं तुम्हें ज़रूर से सेटिस्फाई करूंगी, जिससे जीशिंग अच्छा समझकर थैंक यू बोलकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम हानतिंग को देखते हैं जो कि डॉक्टर जियांग को अपने एक डॉक्टर क्लाउड के प्रोजेक्ट के बारे में बताकर रिपोर्ट दिखाता है। वो उसे बे रोबोट की भी रिपोर्ट दिखाता है और बताता है कि वो कैसे इन सब की मदद से एडवांसमेंट करेंगे और सभी बड़े और छोटे हॉस्पिटल के साथ मिलकर इसे टेस्ट में लेकर आएंगे। वो उससे हेल्प मांगता है इसके लिए, जिससे वो खुश होकर उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। इधर जीशिंग घर आकर यीचन को वीडियो कॉल पर जो कुछ भी और सब कुछ बताती है तो वो उसे सॉरी बोलता है कि ऐसे टाइम में वो उसके साथ नहीं है। वो उसे बोलता है कि अब इस सब की वजह से तुम्हें ऑफिस के अंदर काम करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो बोलती है कि इस सब के अंदर जू की गलती थी, मेरी नहीं। तो यीचन बोलता है कि यहाँ का काम होते ही मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा, और दोनों गुड नाइट बोलकर फ़ोन रख देते हैं। तब शिंग को याद आता है कि ये तो वही सेक्रेटरी था जिससे उस दिन वो स्क्रैच के लिए बात कर रही थी। इसीलिए वो उसे मैसेज करके थैंक यू बोलती है, जिस चीज़ का रिप्लाई उसे हानतिंग वॉइस नोट के साथ करता है कि ये सब की कोई ज़रूरत नहीं है। जो सुनकर वो शौक होकर पूछते हैं कि तुम असिस्टेंट सॉन्ग हो ना, तो मना करता है और बताता है कि वो हानतिंग है। ये सुनकर वो एकदम शॉक हो जाती है और अपने पहले मैसेज को देखकर रिग्रेट करती है। उसे समझ नहीं आता कि अब वो क्या बोले, इसलिए वो उसे बाय करके गुड नाइट बोल के सो जाती है। अगले दिन अब जीशिंग जैसे ही कंपनी में जाती है तो वो नॉर्मल होकर सभी को विश करने का ट्राई करती है, लेकिन कोई भी उससे बात नहीं करता और सभी लोग यहाँ पर उसकी और हानतिंग की बातें कर रहे थे। जहाँ उसे सब कुछ बताने के लिए उसकी कलीग उसे वॉशरूम में मिलने के लिए बुलाती है, जहाँ वो उसे सारी चीज़ें बताती है कि जब से जू को फायर किया गया है तो उसकी वजह से सेल्स डिपार्टमेंट काफ़ी गुस्से में है।
क्योंकि अब उन लोगों को बोनस वगैरह नहीं मिलेगा, और क्योंकि पहले तुम्हें जाओ ने फ्लावर्स भेजे थे और कल हानतिंग के असिस्टेंट ने तुम्हारी मदद की, जहाँ पार्टी में किसी ने उसकी और हानतिंग के साथ में बात करते हुए फोटो क्लिक करके इंटरनेट पर डाल दी थी, इसीलिए उसके बारे में लोग यहाँ पर बुरी बुरी बातें किए जा रहे थे। जो सुनकर शिंग बोलती है कि हरेस मैं हुई थी, भला लोग मेरे बारे में बुरी बातें क्यों कर रहे हैं, और थोड़ी सैड हो जाती है कि सभी लोग उसकी वजह से उससे बात नहीं करना चाहते हैं। उससे कलीग भी फिलहाल कुछ दिनों के लिए उसे कम बात करने को बोलकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ लिनजान अपने कलीग को बता रहा होता है कि सच में शिंग ने हानतिंग के साथ कुछ किया है, जिसकी वजह से जू को फायर किया गया, और हमने वो फोटो भी देखी थी। जिस पर वो कलीग कहती है कि मुझे तो लगा था कि हान और जांगदी दोनों कपल है। जो सारी बातें जांगदी सुन लेती है और गुस्सा हो जाती है। वो अब इंटरनेट पर सारी चीजें देखती है, जहाँ हम उसके कंप्यूटर पर शिंग और हानतिंग की यूनिवर्सिटी की अवार्ड विनिंग की फोटो भी देखते हैं। यानी कि अब उसे पता चल चुका था कि वो दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं, जिस वजह से वो बहुत ही ज्यादा जेलस होती हैं। और अब क्योंकि वो उसे अपने और हानतिंग के रास्ते से हटाना चाहती थी, इसीलिए वो चैन को वहाँ पर बुलाकर उसे कहती है कि शिंग की वजह से हमारी रेपुटेशन खराब हुई है, तुम्हें अपने सबऑर्डिनेट को अच्छे तरीके से कंट्रोल करना चाहिए, और ये सब करने के लिए शिंग को कैसे सबक सिखाना है उसे सारी चीज़ें बताती है। जिसके बाद चैन शिंग को अपने कैबिन में बुलाकर कहता है कि तुम्हें बे फेज 2 का प्रोडक्शन जल्दी करना है, और उसे बोलता है कि दूसरे लोग काम में बहुत ही ज़्यादा बिजी हैं, तो बे के फील्ड वर्क के लिए तुम्हें शेंगोंग हॉस्पिटल जाओगी। जो सब कुछ जांगदी का ही आइडिया होता है। जो सुनकर शिंग बोलती है कि ये सब तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का काम है ना, पर वो बोलता है कि वो डिपार्टमेंट बिजी है, इसीलिए तुम्हें ही वहाँ पर जाकर ये काम करना होगा। जहाँ उसके काफ़ी मना करने के बाद भी चैन नहीं मानता, इसीलिए अब शिंग को उसकी बात माननी पड़ जाती है। अब जैसे ऑफिस से छुट्टी होने का टाइम आता है, तभी चैन आकर यहाँ पर सभी लोगों पर चिल्लाने लग जाता है कि कैसे उन लोगों ने डेटा के अंदर गड़बड़ी कर रखी है। वो उसे सभी लोगों को ठीक करने के लिए बोलता है, और जिशिंग को बोलता है कि ये सारा काम तुम्हें ही करवा कर मुझे भेजना है। जो सुनकर वो बोलती है कि वो तो प्रपोजल रेडी कर रही है। तो वो कहता है कि दोनों ही काम इम्पॉर्टेंट है, और मैं तुम्हें अकेले करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सभी लोगों के साथ में इसे करवाओ। ये बोलकर वो खुद यहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही लीसन भी वहाँ से उठकर चला जाता है कि ये काम मैं तो नहीं करने वाला, जिसे देखकर बाकी एम्प्लॉयज़ भी यहाँ से जाने वाले थे। पर शिंग उन्हें बोलती है कि अगर उन्होंने ये कंप्लीट नहीं किया तो किसी को भी बोनस नहीं मिलेगा। जो सुनकर सभी लोग अपना काम करने लग जाते हैं, जहाँ सभी लोग अपना अपना प्रोजेक्ट खत्म करके निकल जाते हैं, और शिंग अकेला ऑफिस में बचती है। वो काफ़ी देर रात तक अब अपना काम करने के बाद जब जा रही होती है, तभी वो देखते हैं कि बाहर तो काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। इसी बीच हम हानतिंग को भी देखते हैं। वो भी अभी तक अपने ऑफिस के अंदर होता है, और वो भी विंडो से बाहर देख रहा था। दोनों ही अब एक साथ ऑफिस से निकलते हैं और लिफ्ट के अंदर मिल जाते हैं, जहाँ वो उससे पूछता है कि तुम ओवर टाइम काम कर रही थी, जिस पर वो उसे हाँ बोलती है। वो अब यहाँ पर उसे थैंक यू कहती है पार्टी वाले दिन उसकी मदद कराने के लिए, क्योंकि उसने रोबोट को जाकर चेक किया था, उसके अंदर कोई भी कैमरा नहीं था। ये सब उसकी चाल थी, जिसकी वजह से जू ने अपना क्राइम कन्फेस कर लिया था। पर हानतिंग बोलता है कि इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जैसे वो ग्राउंड फ्लोर पर उतरती है, तो हानतिंग भी वहाँ पर उतर जाता है और उसे पूछता है कि क्या वो उसे छोड़ दे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। पर वो बताती है कि उसने अपने लिए टैक्सी बुलाई हुई है। उसके जाने के बाद अब वो भी अपनी कार में बैठकर यहाँ से चला जाता है। जिशिंग अब जब अपनी टैक्सी के अंदर होती है, तो उसका ड्राइवर रेडियो सुन रहा था, जहाँ पर उसके सेक्सुअल हैरेसमेंट की केस की बातें ही रेडियो पर चल रही थी। ये सुनकर ड्राइवर बोलने लग जाता है कि आजकल की लड़कियाँ इतनी ज़्यादा रिवीलिंग क्लोथ्स पहनती है, उसकी वजह से ये सब होता है। जो सुनकर शिंग गुस्सा होकर कहती है कि ये सब लड़कियों की भला कैसी गलती है, आदमी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, और भला विक्टिम की ये प्रॉब्लम कैसे हो सकती है। वो ड्राइवर उसे इतने छोटे से डिस्कशन के लिए इतना सीरियस होने के लिए मना करता है, पर वो उसे बीच में ही टैक्सी रोकने के लिए बोलती है और बस स्टॉप पर उतरकर बस का वेट करने लग जाती है। वो दूसरी टैक्सी लेने का भी ट्राई करती है, लेकिन उसे कोई टैक्सी भी नहीं मिल रही थी। तभी वहाँ पर हानतिंग अपनी कार लेकर आता है और उसे घर छोड़ने के लिए बोलता है, इसलिए वो उसके साथ जाने के लिए मान जाती है, जहाँ वो उसे कार में बोलता है कि 10 साल हो गए हैं लेकिन तुम अब भी चेंज नहीं हुई। जो सुनकर वो शौक होकर पूछती है कि तुम्हें मैं याद हूँ। वो उसे कहता है कार की डैमेज के लिए मेरे से पे डिडक्ट कर लेना, पर वो बोलता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं, और पूछता है कि तुमने अपना नंबर कब चेंज किया। तो बताती है कि कॉलेज में ही। जो सुनकर वो उसे कुछ भी नहीं बोलता, और शिंग भी यहाँ पर उसे कुछ बोलना चाहती थी लेकिन बोल नहीं पाती। जिसके अगले दिन जेशिंग शिंगांग हॉस्पिटल में डॉक्टर से बात कर रही होती है कि वो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से हैं, पर वो डॉक्टर कहता है कि तुम्हारी कंपनी ने अभी कुछ दिन पहले मेंटेनेंस गाय भेजा था और आज फिर से तुम्हें भेज दिया। वो यहाँ पर उसे ये भी बताता है कि वो बे 2 फेज के लिए कॉपरेट नहीं करने वाले हैं, जो जेशिंग बिल्कुल भी नहीं जानती थी। इसी बीच हम हानतिंग को देखते हैं, जिसे शिंगांग हॉस्पिटल से कॉल आता है कि वहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो वो वहाँ पर आने के लिए फटाफट से निकल जाते हैं। इधर हॉस्पिटल में किसी प्रॉब्लम की वजह से ना तो बिलिंग हो पा रही थी और ना ही चेकअप।
जो चीज़ जब जिशिंग सुनती है तो डायरेक्टर ली को कॉल करके पूछती है कि वो डॉक्टर क्लाउड में जो प्रॉब्लम हो गई है क्या मैं उसे हैंडल कर सकती हूँ। इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।